Yes, good morning to all of you. ये एक्सरसाइज 12.1 आर.डी. शर्मा हाइट एंड डिस्टेंसेस चैप्टर का एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 पेज 12.35. इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, एमसीक्यूज, ये सब थोड़े बहुत क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस जो आप कर सकते हैं. कुछ क्वेश्चंस अगर थोड़े टिपिकल रहेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में या एमसीक्यूज में, तो उसके फिगर और मेन इक्वेशन आपको एक्सप्लेन कर देंगे हम. एक आध क्वेश्चन अगर कुछ टफ रहा तो पूरा एक्सप्लेन कर देंगे. लेकिन ये आपका एक्सरसाइज 12.1 का आखिरी क्वेश्चन है, लेवल 2 का लास्ट क्वेश्चन है. सो देखिए क्वेश्चन हमने यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन क्या है मेन कि एक बलून, ठीक है, कोई भी गुब्बारा जिसको बोलते हैं गुब्बारा या बलून, ये यहाँ पे एक बलून है जो ग्राउंड लेवल से कुछ हाइट पर है. हाइट, इसका हाइट हमको कैलकुलेट करना है. अब इस बलून को देख रहे कहाँ से? इस बलून को देख रहे ग्राउंड से नहीं, बल्कि यहाँ पे एक मकान है, एक घर है, हाउस, ठीक है. उसमें एक लोअर विंडो है जिसकी हाइट 2 मीटर है, यानी ग्राउंड लेवल से कितना एक्चुअली यहाँ पे 2 मीटर. ये 2 मीटर मतलब इसको भी आप मार्क कर सकते हैं इफ यू वांट. दिस इज 2 मीटर बेसिकली. सो ग्राउंड लेवल से 2 मीटर ऊपर एक विंडो है. यहां से उस बलून को देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन रहा है. कितना एंगल ऑफ एलिवेशन? कितना? 60. और इस लोअर विंडो जिसकी हाइट ग्राउंड से 2 मीटर है, इस लोअर विंडो से अपर विंडो, इसकी हाइट ग्राउंड से नहीं, इस लोअर विंडो से अपर विंडो की हाइट 4 मीटर है. मतलब यहां से यहां तक इट इज 4 मीटर. सो अच्छे ध्यान रखिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ये ग्राउंड से लोअर विंडो की हाइट 2 मीटर है और लोअर विंडो से अपर विंडो की हाइट 4 मीटर है. यानी अगर अपर विंडो की हाइट ग्राउंड लेवल से देखेंगे तो उसमें ये 2 भी ऐड होगा, 4 भी ऐड होगा, मतलब 6 मीटर हो जाएगा. कितना? इट विल बिकम 6 मीटर. सो क्वेश्चन यू हैव टू, हर क्वेश्चन में हर चीज को अच्छे से समझना है. सो क्वेश्चन में क्या दिया? एक बलून है, गुब्बारा, जो ऊपर हवा में ऐसा उड़ रहा है, और यहाँ पे एक घर है, मकान है, जिसमें 2 खिड़कियां हैं, विंडोज है, लोअर विंडो, अपर विंडो. लोअर विंडो की हाइट ग्राउंड से 2 मीटर है और लोअर विंडो से अपर विंडो की हाइट 4 मीटर है. कहां से? अच्छे ध्यान रखिए, अपर विंडो की हाइट कहां? ग्राउंड से नहीं. अपर विंडो की हाइट लोअर विंडो से 4 मीटर है और लोअर विंडो की हाइट ग्राउंड से 2 मीटर. अगर हमको अपर विंडो की हाइट ग्राउंड से निकालना है तो जो लोअर विंडो की 2 मीटर वो भी आ जाएगा और लोअर से अपर 4 मीटर वो भी आ जाएगा. यानी 2 + 4 कितना आ जाएगा? 6. यानी अगर सपोज ये टोटल यहां से यहां तक पूरा ऐड करेंगे ये, तो 4 और 2 दोनों ऐड हो जाएगा. 4 + 2 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच एक्चुअली? 6 मीटर. दिस इक्वल टू 6 मीटर. दिस आदि, ठीक है. नाउ ये जो लोअर विंडो है जिसकी हाइट ग्राउंड से 2 मीटर है, इस लोअर विंडो से हम बलून को देख रहे हैं ऊपर, ये देखिए एरो ऊपर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60. और इस अपर विंडो से हम बलून को देख रहे हैं ऊपर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30. याद रखिए जितना एक्चुअली नीचे एंगल ज्यादा है, ऊपर एंगल कम. अगर इसके और ऊपर जाएंगे यहाँ पे तो एंगल और कम हो जाएगा, 30 से भी कम हो जाएगा. दिसदी, ये सब थोड़े पॉइंट्स ध्यान रखना है कि जितना हम नीचे से, अगर सपोज यहां से देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो 60 ना, उससे भी ज्यादा आएगा. यहां पे एंगल 60 आ गया, इसके ऊपर गए एंगल और कम हो गया 30, इसके ऊपर जाएंगे एंगल और कम हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन. सो दिस थिंग हमको क्या कैलकुलेट करना है? इस बलून की टोटल हाइट. इस बलून की टोटल हाइट बताइए. यहां पे देखिए लोअर विंडो 2 मीटर है, मतलब ये 2 मीटर, ये 2 मीटर. लोअर विंडो से अपर विंडो 4 मीटर है, मतलब ये 4 मीटर, ये 4 मीटर. तो यहां से यहां तक अगर निकालना है तो 4 और 2 दोनों को ऐड करना पड़ेगा. देखिए ऐड किया, 4 और 2 ऐड किया, और 4 और 2 का ऐड करने का 4 + 2 इक्वल कितना आ जाएगा? 6 मीटर. और ये हाइट ए से लेकर बी तक हमने अज्यूम किया h. तो बलून की टोटल हाइट अगर ग्राउंड से निकालना है, बलून की टोटल हाइट ग्राउंड से निकालना है, तो h भी आएगा, 4 भी आएगा, 2 भी आएगा. मतलब क्या क्या ऐड करना पड़ेगा हमको? h + 4 + 2. ये देख लिया यहाँ पे टोटल, ये देखिए यहां से यहां तक पूरा टोटल ग्राउंड, टोटल हाइट बलून की, h + 4 + 2 लाइक दिस. ठीक है. सो अगर हमारे पास h का आंसर आ गया, h का आंसर, तो उसमें 4 और 2 यानी 6 और ऐड कर देंगे, इस बलून की ग्राउंड से टोटल हाइट आ जाएगी. इज इट क्लियर? हाँ, अगर इस बलून की हाइट हमको लोअर विंडो से निकालना है तो उसमें h + 4 आएगा, लोअर विंडो. अगर अपर विंडो से निकालना है h आ जाएगा, लेकिन अगर लोअर विंडो से निकालना है तो h में 4 ऐड करेंगे. अगर इस बलून की हाइट ग्राउंड से निकालना है तो h भी आएगा, 4 भी आएगा, 2 भी आएगा. यानी ग्राउंड बलून की टोटल हाइट ग्राउंड से, उसमें h, ये h, 4 और 2 ऐड होगा. देखिए h + 4 + 2, ये हाइट हो जाएगी लाइक दिस. ना फिर से यहाँ पे देखिए 2 ट्रायंगल बन रहा है. एक ऊपर 30 डिग्री वाला ट्रायंगल बन रहा है, ABC पिंक कलर का. उससे हम देखेंगे एक इक्वेशन बनेगा tan 30 का. एक नीचे ग्रीन कलर का, मतलब ADE. तो एक ट्रायंगल बन रहा है A से B, B से C, C से ABC, पिंक वाला.
30 डिग्री वाला, यहां से tan 30 का इक्वेशन यूज करेंगे। दूसरा बड़ा वाला ट्रायंगल जो बन रहा है 60 डिग्री वाला, वो A से D, जिसमें B भी आ रहा है, जिसे A से लेकर B के थ्रू D तक, और D से E तक, और E से फिर बाद में A तक। यहाँ पे एंगल 60 है, यहाँ 30 है, यहाँ 60, यहाँ tan 30 का इक्वेशन, यहाँ tan 60 का इक्वेशन, और वहां से हमको आंसर मिलेगा h का। और एक बार h का आंसर आ गया तो ये हाइट h यानी A से B तक, लेकिन हमको तो बलून की हाइट ग्राउंड से निकालना है, तो इस h में हमको 4 भी ऐड करना पड़ेगा, 2 भी ऐड करना पड़ेगा, यानी h में 6 ऐड कर देंगे, 4 और 2 मिला के 6, तो हमको बलून के टोटल हाइट ग्राउंड से मिल जाएगी। सो अब देखिए यहाँ पे पहला ट्रायंगल ले रहे हैं, फर्स्ट ट्रायंगल। सो ट्रायंगल ABC, जो पिंक कलर का छोटा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। देखिए कहां से कहां तक है, A से B तक ये h है, B से C तक ये x अज्यूम किया, ये दिस थिंग, C से A तक, और ये एंगल 30 है, ABC। तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC का फिगर हम दोबारा ड्रॉ कर दे रहे। देखिए ट्रायंगल ABC एंगल 90 है। बताइए A से लेकर B तक देखिए क्या है, h है, h A से B तक, फिर B से लेकर C तक क्या है, x, और ये एंगल 30, ये है h, ये है x, और ये एंगल है 30, और हम यहां से बलून को ऊपर देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहां पे इक्वेशन यूज करेंगे एक tan 30 का। सो tan 30, बताइए tan का फॉर्मूला यानी क्या, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 30 का अपोजिट h है, मतलब AB, और इसका एडजेसेंट CB है, जिसकी वैल्यू x है। तो यहां से tan 30 का एक इक्वेशन निकाल के सॉल्व करेंगे। हमको क्या कैलकुलेट करना है, इस बलून की हाइट यानी h कैलकुलेट करना है, h कैलकुलेट करना है, x कैलकुलेट नहीं करना है। क्या कैलकुलेट करना है, h, क्या कैलकुलेट नहीं करना है, x। जो कैलकुलेट नहीं करना है x, उसका इक्वेशन बना दिए, उसका इक्वेशन बना दिए। इस ट्रायंगल से एक इक्वेशन x का, बड़े ट्रायंगल से एक इक्वेशन और x का, और दोनों x के इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। प्रोसीड। यहां पे tan 30 इज इक्वल टू, tan 30 इज इक्वल टू, बड़े tan का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इसका अपोजिट AB आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू अपोजिट साइड AB आ गया, और इसका एडजेसेंट साइड CB आ गया, and that is equal to h upon x। समझ में आ रहा है, tan 30। सो tan 30, tan का फॉर्मूला क्या है, 30 का अपोजिट यानी AB आ गया, एडजेसेंट CB आ गया, AB की जगह h ले लेंगे, देखिए AB की जगह h और CB की जगह x, और tan 30 की एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, इफ यू सी द टेबल, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x। हमको क्या कैलकुलेट करना है, इस बलून की टोटल हाइट ग्राउंड से, उसमें 2 और 4 तो मालूम है, h चाहिए हमको, h कैलकुलेट करना है, यानी हमको h की वैल्यू कैलकुलेट करना है, x कैलकुलेट नहीं करना है। और जो कैलकुलेट हमको नहीं करना ना, उसका इक्वेशन बना दिया आप। कैसे करेंगे, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को h के साथ। सो 1 इंटू x इज इक्वल टू h इंटू √3, और हमारा इक्वेशन आ गया x इज इक्वल टू h√3, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन आ गया। कौन से ट्रायंगल से, छोटा ट्रायंगल। तो हाइट एंड डिस्टेंसेस के सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही है, ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल से एक tan का इक्वेशन, दूसरे ट्रायंगल से दूसरा tan का इक्वेशन सॉल्व करिए, आंसर मिल जाएगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस सिंपल चैप्टर है ना। पहला ट्रायंगल हमने छोटा वाला लिया, A से B, B से C, C से A, इसमें A से B h था, B से C x था, और ये एंगल 30 था। अब हम बड़ा ट्रायंगल लेंगे, ग्रीन वाला। बताइए कहां से, A से लेकर पूरा D तक, अच्छे ध्यान रखिए, A से D तक, उसमें A से B h है और B से D 4 है, यानी A से लेकर D तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, h और 4 दोनों ऐड होगा। A से लेकर D तक, अच्छे देखिए, A से लेकर D तक h और 4 दोनों क्या होगा, ऐड। हाँ, B से लेकर C तक x था, तो D से लेकर E तक भी x था, तो ये भी x है, ये भी x। ये एंगल 30 था, ये एंगल 60, यहाँ tan 30 निकालते हैं, यहाँ tan 60 निकालेंगे। सो उसके बाद दूसरा ट्रायंगल बड़ा वाला, A से B के थ्रू D तक, और D से फिर E, और E से A, ADE। तो सेकेंड ट्रायंगल AD, ADE, यह एंगल 60 है, यहां पे एक पॉइंट B है, यह है हमारा H, यह है 4, तो पूरा मिला के H+4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए कौन सा ट्रायंगल, A से B के थ्रू D तक, यहां से आता है। बताइए A से लेकर B तक कितना है, H, A से लेकर B तक H है, B से लेकर D तक कितना है, 4, B से लेकर D तक 4 है, ये H, ये 4, तो पूरा कितना हो जाएगा, H+4, ये प्लस साइन है, H+4। और D से लेकर E तक जो है, ये तो X है, और एंगल 60 है। अब tan 60,
अपोजिट, अपोजिट में ए से लेकर डी तक पूरा आएगा, जिसमें h+4 आएगा, और एडजेसेंट x है, तो इसका tan 60 इज इक्वल टू 60 का अपोजिट यानी AD और एडजेसेंट में ED, दैट इज इक्वल टू AD की वैल्यू क्या लेंगे, A से B तक h है, B से D तक 4 है, तो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, h+4। अच्छे देखिए AD की वैल्यू में h और 4 दोनों ऐड होगा, पूरा है यहां तक h+4, सो दैट इज इक्वल टू h+4, और नीचे आ जाएगा एडजेसेंट साइड x, और tan 60 की स्टैंडर्ड वैल्यू है √3 h+4 अपॉन x। अब हमको इक्वेशन किसका चाहिए, देखिए हमको यहां पे भी h कैलकुलेट करना था, x नहीं करना था, जो नहीं करना उसका इक्वेशन, वैसे यहां पे h कैलकुलेट करना, x नहीं करना, तो इक्वेशन x का, तो ये दोनों को एक्सचेंज कर दिए। इक्वेशन अगर x का मतलब x अकेले चाहिए तन्हा, बाकी सब एक तरफ, तो दोनों को एक्सचेंज कर दी, x यहां ऊपर आ जाएगा, √3 यहां पे, सो यू विल गेट x इज इक्वल टू h+4 अपॉन √3, इक्वेशन नंबर 2, x इज इक्वल टू h+4 अपॉन √3। ना ये इक्वेशन जो हमारा 1 मिला था पहले ट्रायंगल से, x इज इक्वल टू h√3, ये भी इसका भी लेफ्ट हैंड साइड x है, और ये जो इक्वेशन हमको मिला इसका भी लेफ्ट हैंड साइड x है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड इक्वल, यानी इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, क्योंकि दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड यहां भी x है, यहां भी x है, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी हम इक्वेट कर सकते हैं, तो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। अब दोनों का राइट हैंड साइड इक्वेट करेंगे, इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड h√3 है, इज इक्वल टू इसका राइट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड ये है h+4 अपॉन √3। ये कैसे आया, इक्वेशन 1 का भी लेफ्ट हैंड साइड x, ये भी x, दोनों इक्वल, अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड इक्वल, इसलिए हम राइट हैंड साइड को इक्वेट कर रहे हैं, h√3 इज इक्वल टू h+4 अपॉन √3, h√3 इज इक्वल लाइक दिस। अब बताए यहां पे √3 अगर यहां लेके गए तो √3 मल्टीप्लाई करके 3 कर देगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, सो यू विल गेट h √3 इंटू √3 इज इक्वल टू h+4, एमसिंग समझ आ गया। सो h√3 के साथ ये √3 मल्टीप्लाई हो गया, देखिए h√3 तो पहले से ये था, उसके साथ ये अंडर √3 जाके मल्टीप्लाई हो गया, और राइट साइड में ये बच जाएगा h+4 इज इक्वल h+4, सो फाइनली यू विल गेट h। बताइए √3 इंटू √3, अगर √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 स्क्वायर आ जाएगा, h, और √3 इंटू √3 इज √3 स्क्वायर इज इक्वल टू h+4। ना यहां पे स्क्वायर रूट कैंसिल, मतलब यहां 3 आ जाएगा, सो विल गेट h इंटू 3 इज इक्वल टू h+4। अब h की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सारे h को एक साइड में शिफ्ट कर दिए, तो ये h यहां लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ना h इंटू 3 को हम 3h लिख रहे, जो h इंटू 3 है ना, इसको हमने लिख दिया 3h, सो h इंटू 3 लिखिए, 3h लिखिए, और ये प्लस h यहां लेफ्ट में आएगा तो माइनस h इज इक्वल टू 4। मशीन समझ में आ रहा, तो h इंटू 3 को h पहले 3 बाद में, हमने 3 पहले लिख दिया, h बाद में 3 इंटू h, और ये प्लस h जो इज इक्वल टू राइट में था उसको लेफ्ट में लाए, माइनस h इज इक्वल टू 4। नाउ 3h माइनस h कभी भी आता है, अगर अल्फाबेट है किसी इक्वेशन में तो अल्फाबेट का कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, नंबर्स का करना पड़ता। ये 3 है, इसके साथ कुछ नहीं यानी 1 है, यानी 3 - 1, और 3 - 1 कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2, सो दैट इज इक्वल टू 2h इज इक्वल टू 4। 3h माइनस h इज इक्वल, ये 3 है, 3h माइनस h इज इक्वल टू 2h इज इक्वल टू 4, सो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2 को यहां शिफ्ट कर दिया, अब नीचे आ जाएगा, h इज इक्वल टू 4/2 दैट इज इक्वल टू, ओके। और ये हाइट हमारी ऑलरेडी देखी, इसकी यूनिट मीटर दिया, 2 मीटर 4 मीटर, तो हमारा जो आंसर h का आएगा, क्योंकि ये भी डिस्टेंस है 2 मीटर 4 मीटर, तो ये भी हमारा मीटर में आ जाएगा, तो h का जो आंसर हमारा है ना, h इज इक्वल टू 2, ये भी मीटर में आ गया, यानी हाइट h की वैल्यू क्या आ गई एक्चुअली 2 मीटर, h इज इक्वल 2 मीटर। अब हमको कैलकुलेट क्या करना था, हमको कैलकुलेट करना था इस बलून का टोटल हाइट ग्राउंड से, इस बलून का टोटल हाइट ग्राउंड से, जिसमें ये h जो है वो तो a से b तक है, ये h, उसके अलावा b से d भी लेना पड़ेगा, 4 मीटर है, d से ये भी लेना पड़ेगा 2 मीटर, मतलब ग्राउंड से क्या लेना पड़ेगा, 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, h भी आएगा। सो टोटल हाइट ऑफ द बलून अबव द ग्राउंड या फ्रॉम ग्राउंड, total height of the ground, total height of the balloon, total height of the balloon
बलून की स्पेलिंग कैसे याद रखेंगे? बलून की स्पेल बहुत सिंपल, बॉल, BALL एंड देन OON, ऊन, बालून। स्पेलिंग कैसे आपको तो इंग्लिश में वर्ड ब्रेक कर दिए, बॉल, ऊन। टोटल हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम ग्राउंड इज इक्वल टू h + 4 + 2। ये कैसे आ गया h + 4 + 2? h हमारी वो हाइट है a से b तक, बाद में b से लेकर d तक ये 4 क्या है? अपर विंडो की हाइट लोअर विंडो से ये 4 है और लोअर विंडो की ग्राउंड से 2 है। तो ये 2 ये आ गई, 4 ये आ गया, ऐसे आ गया, तीनों को ऐड कर देंगे तो बलून का टोटल हाइट ग्राउंड से, देखिए लिखा है बलून का टोटल हाइट ग्राउंड से, जिसमें h भी आएगा, 4 भी आएगा, 2 भी आएगा, तो h + 4 + 2। और h का आंसर हमारा क्या आ चुका है एक्चुअली? 2 = 2 + 4 + 2। h की वैल्यू हमारी 2 है, h की अगर 2। नाउ 2 + 4 = 6 + 2 = 8 = 8 मीटर। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेवल 2 में है लेकिन लेवल 2 के लायक नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। सो बलून की टोटल हाइट क्या है? h की वैल्यू कितनी आ गई? 2। बताइए 2 मीटर, ये 4 मीटर, ये 2 मीटर ऐड कर दिए, गेट 2 + 4 6 + 2 is 8 मीटर। सो दिस अ थिंग। ओके, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, पेज एक्सरसाइज 12.1 का लेवल 2 का लास्ट क्वेश्चन था ये। थैंक यू। यस, नो कुछ स्टूडेंट्स के कॉल वगैरह आए थे कि सर आप शेर शायरी बहुत कम बोल रहे हैं, और आपने एक मोटिवेशनल शेर शायरी बोला था इसके पहले, लेकिन एक आध थोड़ा सा रोमांटिक, ताकि या रोमांटिक शेर शायरी मतलब बच्चों को इससे असर नहीं लेना है, लेकिन ऐसी तफरीह के लिए। तो एक छोटा सा देखिए शेर है, रोमांटिक शेर है, तो इसको हम सुना रहे हैं बच्चों की डिमांड पे। हमारे जो बच्चे हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना है, अच्छे से मेहनत करना है, अच्छे इंसान बनना है, ठीक है। एक छोटा सा शेर है, ये सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए रहता है, शेर शायरी जो सिर्फ ओनली फॉर रिलैक्सेशन, उस पर अमल नहीं करना पड़ता है। तो एक छोटा सा देखिए शेर है, महबूब धोखा दे गया मौसम बहार में, महबूब धोखा दे गया मौसम बहार में, गर्दन फंसी हुई अभी तक उधार में। महबूब धोखा दे गया मौसम बहार में, गर्दन फंसी हुई अभी तक उधार में, और मुर्गे जो 4 लाए थे दावत के वास्ते, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। थैंक यू वेरी मच। यस, सो एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो गई है। उसके आगे कुछ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, VSAQs, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, और MCQs रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो उसमें भी जो क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप के हैं, बाकी क्वेश्चन जो नॉर्मल है वो आप कर सकते हैं, बहुत आसान रहते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन थोड़े से अलग है वो आपको शॉर्ट में फिगर और एक्सप्लेनेशन दे रहे सिर्फ, बाकी आप कैलकुलेशन पार्ट आप इसमें कर सकते हैं। तो VSAQ क्वेश्चन नंबर 2, पेज 12.40, क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा है। सो क्वेश्चन में दिया है कि टावर है और सूरज की वजह से, सन की वजह से उसके टावर का जमीन पे शैडो पड़ रहा है, ठीक है। सो आई एम रिपीटिंग, एक टावर है, देखिए टावर है, और सनलाइट की वजह से या सनलाइट की वजह से, सूरज की रोशनी की वजह से ये जो टावर है ना, इसका जमीन पे देखिए शैडो, ग्रीन कलर का ये शैडो है, ये शैडो है, ये टावर है लाइक दिस। और इस टावर की हाइट और इसका शैडो, उसका रेशो दिया हुआ है √3:1, यानी टावर की हाइट अगर √3 है तो उसका शैडो 1 पार्ट है, इट इज 1। सपोज ये √3 मीटर है, अगर टावर की हाइट तो उसका शैडो 1 मीटर है, इट इज √3:1। ये रेशो 21 चीज का रेशो है, ठीक है। टावर की हाइट √3 और शैडो 1 लाइक दिस। हमको एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा जो है ये एंगल कैलकुलेट करना है, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन भी बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं एक्चुअली सन एल्टीट्यूड, यानी हाइट, सन के एल्टीट्यूड, क्योंकि अगर सन की हाइट सपोज ऊपर नीचे हो गई है लाइक दिस, तो ये एंगल चेंज होगा, तो इसलिए इसको एंगल ऑफ एलिवेशन भी बोल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कहीं वर्डिंग्स ये भी आ सकते हैं सन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी हाइट, क्योंकि ये एंगल एक्चुअली सन के हाइट के हिसाब से, जैसे सुबह सनराइज हो रहा है नीचे है, बाद में 12 बजे ऊपर चला जाएगा एकदम, इज इट क्लियर। तो सन के हाइट के हिसाब से, जो सन का जो एल्टीट्यूड है हाइट, उसके हिसाब से ये एंगल बदलता है, इसलिए एंगल इनडायरेक्टली ये बताता है कि सन का एल्टीट्यूड क्या है, ठीक है। देयरफॉर कभी कभी वर्डिंग्स ये आ सकती है, फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा और सन एल्टीट्यूड। ओके, अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है। सो यहां से tan थीटा की जो इक्वेशन है, tan थीटा इज अपोजिट साइड यानी हाइट h अपॉन एडजेसेंट साइड यानी CB यानी x, यानी बेसिकली हाइट h अपॉन x।
और h अपॉन x मतलब इसके टावर की हाइट और इसका शेडो का रेशो, और वही तो ये दिया हुआ है √3:1, और यहां से थीटा का आपको आंसर मिल जाएगा। विल सी, ठीक है, इसको देखिए सॉल्व कर रहे हैं। सो ट्रायंगल एबीसी में tan थीटा, बताइए tan यानी किसका किसका रेशो है, अपोजिट, थीटा का अपोजिट, थीटा का अपोजिट ये है, दैट इज इक्वल टू AB, जिसकी अगर h आ जाएगा बाद में, AB अपॉन इसका एडजेसेंट साइड में क्या आएगा, CB इज इक्वल टू, नो AB मतलब ये टावर की हाइट जिसको हम h से डिनोट कर दे रहे हैं, h अपॉन एडजेसेंट साइड यानी CB जो इसका टावर का शेडो है CB, और इसको हमें x से डिनोट कर रहे हैं, आई एम डिनोटिंग बाई x। सो हमारा इक्वेशन आ गया tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन x, और बताइए h अपॉन x क्या है, रेशो है, कभी भी अपॉन आ गया मतलब रेशो, किस चीज का रेशो है, टावर की हाइट h और उस टावर का जमीन पर जो शेडो है परछाई x, जो किस चीज का रेशो एक्चुअली, जो टावर की हाइट है h और टावर का जो शेडो है परछाई जमीन पर x, h अपॉन x ये, और यही तो दिया हमको, दैट इज गिवन एज √3/1। ये √3/1 कहां से आ गया, इट इज गिवन, बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज गिवन द क्वेश्चन, √3:1, ठीक। सो tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन x, तो यहां पे इक्वेशन निकाल tan थीटा, tan यानी tan किसका किसका रेशो, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट में टावर की हाइट आ जाएगी h और एडजेसेंट में टावर का शेडो आ जाएगा x, यानी tan थीटा खुद ही रेशो है, किसका किसका रेशो एक्चुअली, कभी भी अपॉन रहा मतलब रेशो, ठीक है, किस चीज का रेशो है, टावर की हाइट h और उसका शेडो x का रेशो, और h अपॉन x का रेशो यही तो दिया है हमको, क्या दिया, √3:1। आप इसको √3:1 बोलिए, या इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं √3/1, कभी भी याद रखिए सेम थिंग, √3:1 या √3/1 दोनों एक ही होता है, कभी भी अगर ये दो डॉट्स है इसको बोलते हैं is2, सो √3:1 या इसी को √3/1 लिख सकते हैं। बताइए √3/1 का आंसर कितना आ जाएगा, √3, आंसर आ जाएगा √3, यानी tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो हमारा आंसर आ गया tan थीटा इज इक्वल टू √3, √3/1 यानी √3 होता है, किसी भी चीज को 1 से डिवाइड करेंगे सेम आंसर आएगा √3। अब हमको ये देखना है tan थीटा √3, हमको थीटा निकालना है, तो हमको ये देखना पड़ेगा, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में देखा है साइन कॉस टैन 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, तो उस टेबल से हमको देखना पड़ेगा कौन सा ऐसा एंगल है थीटा जिसका tan √3 होता है। क्या देखना हमको, कौन सा ऐसा एंगल थीटा है जिसका tan, जिस एंगल का हम tan निकालेंगे √3, तो आप देखेंगे 60 डिग्री का tan 60 √3 होता है। कौन सा एंगल का, जो 60 डिग्री एंगल है उसका आप tan निकालिए, tan 60 उसकी वैल्यू √3 है, इज इक्वल टू tan 60 इज इक्वल tan 60, यानी हमारा tan थीटा जो √3 था, लेकिन √3 तो हमारा tan 60 की वैल्यू है, √3 तो tan 60 की वैल्यू। अब दोनों अगर देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है tan, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है सिर्फ तभी tan, तो हम एंगल को इक्वेट कर सकते हैं, यानी हमारा आंसर आ गया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया, थीटा है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री आ गया, जैसा भी। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। सो हमको रेशो दिया, किस चीज का रेशो, टावर की हाइट h और उसका शेडो x, इसका रेशो मतलब h अपॉन x का आंसर दिया है, क्या दिया, √3:1, कभी भी is2 के फॉर्म में दिया, उसको अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसा, पहला नंबर ऊपर is2 की जगह अपॉन और दूसरा नंबर नीचे। अगर ये 1:√3 रहता तो 1/√3 रहता, ठीक है, 1/√3, लेकिन यहाँ पे √3:1 है तो √3/1। सो हाइट और शेडो का रेशियो h अपॉन x, लेकिन इसी की वैल्यू √3/1 दिया, और किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे √3 आ जाएगा, सेम नंबर आएगा √3, तो tan थीटा √3 हो गया। अब हमको ये एंगल निकालना, तो हमको देखना पड़ेगा कौन सा ऐसा एंगल जिसका tan √3 होता है, तो वो 60 डिग्री है, क्योंकि tan 60 √3 होता है, यानी tan थीटा इज इक्वल टू √3 इज इक्वल tan 60। दोनों अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है tan, तो एंगल इक्वेट कर सकते, मतलब थीटा की वैल्यू 60 है, थीटा की वैल्यू 60। हमारा VSAQ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट VSAQ क्वेश्चन नंबर 6 पेज 12.40, जो क्वेश्चन सिंपल, बाकी आपने क्वेश्चंस के वैसे तो आई एम नॉट टेकिंग, जो क्वेश्चन थोड़े सा अलग हो आपको एक्सप्लेन कर दे ताकि डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा कहीं कहीं पॉइंट्स या क्वेश्चन में सेंटेंसेस अलग रहते। सो एक क्वेश्चन में फिगर दिया है, ये फिगर ऑलरेडी दिया है आपके बुक में, ये फिगर दिया है, ये एंगल 45 डिग्री, एंगल 60 डिग्री। अब यहाँ पे दिया कि पॉइंट ए पे यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है और उसको O1 से भी हम देख रहे हैं और O2 से भी देख रहे हैं, और O1 O2 मतलब ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ऊपर से इस डायरेक्शन में ऐसे देख, नीचे देख, ऊपर से नीचे, और जब भी ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इस पॉइंट ए का एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है, O1 से कितना है, O2 से कितना है, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। सो VSAQ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 6 पेज 12.40।
क्या है, एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए पर जिसको हम पॉइंट O1 से नीचे देख रहे हैं, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन, और O2 से भी नीचे देख रहे हैं। तो इस पॉइंट ए पर जो ऑब्जेक्ट है उसको जब O1 O2 से हम नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैं आपके से बताया था, जब भी हम ऊपर से नीचे देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे से ऊपर देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन कोई भी एंगल मेजर करेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन से, बहुत इंपॉर्टेंट, एक्स एक्सिस, कोई भी एंगल मेजर करेंगे किससे, हॉरिजॉन्टल लाइन से। लेकिन यहां पे देखिए पॉइंट ए पे जो ऑब्जेक्ट है O1 से उसका एंगल निकाल रहे हैं। अब बताइए यहां पे ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री यहां पे दिया हुआ है, लेकिन ये एंगल किसके बीच में है, जिस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं और ये वर्टिकल लाइन के बीच में, वर्टिकल लाइन। लेकिन एंगल तो वर्टिकल लाइन और लाइन ऑफ साइट इसको बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट नहीं, बल्कि कोई भी एंगल मेजर करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से, इसलिए हमने यहां पे डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया। और ये एंगल अगर 60 है, बताइए टोटल एंगल यहां से 90 आ जाता है, ये एंगल कितना आ जाएगा, दिस विल बी 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये है वर्टिकल लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको बोल सकते हैं आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। सो ये है सपोज वर्टिकल वाई एक्सिस, ये है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, इसके बीच का एंगल हमेशा 90 रहेगा। उसमें से 60 है, बताए अगर 60 तो यहां पे एंगल बचा कितना, दिस विल बी 30 डिग्री, क्योंकि टोटल तो 90 है, टोटल 90, उसमें ये फिगर में ऑलरेडी एंगल 60 दिया है, ये 60 है, ये 90, तो ये 30 आ गया। यानी जो ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट O1 से जब हम नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 नहीं रहेगा, 60 नहीं रहेगा, कितना रहेगा, 30 रहेगा दिशा में। क्योंकि कोई भी एंगल मेजर कैसे करते हैं, जिस डायरेक्शन में हमारी नजरें आ रही है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। जिस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं नजरें आ रही है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इस लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, इस लाइन ऑफ साइट और वर्टिकल लाइन के बीच में नहीं। तो ध्यान रखिए, कभी भी जो एंगल इसने दिया जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए। सो किस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, O1 से हम ए की तरफ देख रहे हैं, ये एरो है इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारी नजरें जा रही हैं उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट तो एक रहेगा, लेकिन लाइन ऑफ साइट और किसके बीच का एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एंगल वर्टिकल लाइन का नहीं। तो यहां वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल दिया है 60, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल आ जाएगा 30, इसलिए हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 आएगा, ठीक है। सो पॉइंट O1 से एंगल ऑफ डिप्रेशन, angle of depression of object A, angle of depression of object A from O1 is equal to 90 minus 60. 90 minus 60 क्या है, टोटल एंगल वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन का 90, उसमें ये है 60, ये हमको निकालना है लाइक दिस। सो 90 minus 60 is equal to 30 डिग्री, ये हमारा आंसर है 30 डिग्री, ठीक है। इस लाइन को क्या बोलेंगे, दिस लाइन इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट यानी हमारी नजरों का डायरेक्शन। और ये कौन सी लाइन है, दिस इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल लाइन। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आप एंगल मेजर करेंगे लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये कौन सी लाइन है, वर्टिकल, ठीक है। दिस लाइन इज नथिंग बट इट इज वर्टिकल लाइन, इसको यूज नहीं करना है। It is vertical line, it is not to be used, horizontal line is to be used. So कोई भी एंगल, भली एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर ऊपर देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन तो भी हॉरिजॉन्टल लाइन से, नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन तो भी हॉरिजॉन्टल लाइन से। ना पॉइंट O1 से हम नीचे जो देख रहे हैं उसका तो हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल आ गया, पॉइंट O2 से हम देख रहे हैं, बात है पॉइंट O2 से, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसके बीच का एंगल, ना इसके बीच का एंगल क्या रहेगा, ये ऑलरेडी देखिए 45 दिया है, पता है ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ABC, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, मतलब दोनों पैरेलल, हॉरिजॉन्टल लाइंस हमेशा पैरेलल। अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस पैरेलल तो ये एंगल इक्वल आएगा। ये एंगल देखिए, जो एंगल दिया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल आएगा। ये अगर 45 है तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा, 45। तो सेम यहां पे पॉइंट O2 से 45 डिग्री, शॉर्ट में लिखा है, इस ऐसे लिखेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट A फ्रॉम O1 है यहां पे, फ्रॉम O2, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट A फ्रॉम, यहां तक सेम रहेगा, O2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो दिस ये आपका VSAQ क्वेश्चन नंबर 6 है। सो याद रखिए, जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ये भी लाइन ऑफ साइट है। अगर O2 से हम देख रहे हैं ये भी लाइन ऑफ साइट है, दिस थिंग। और लाइन ऑफ साइट और किसके बीच का एंगल देखना पड़ता है, लाइन ऑफ साइट, ऊपर देख रहे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन
लाइन ऑफ साइड और वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल, ये कभी भी एंगल मेजर नहीं करेंगे, एंगल नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये धोखा कभी भी याद रखें, कंफ्यूज करने के लिए किया है। सो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल है यही एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। अगर नीचे देखेंगे ऊपर तो एंगल ऑफ एलिवेशन, लेकिन लाइन ऑफ साइट और वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल ये ना एंगल ऑफ एलिवेशन रहेगा ना एंगल ऑफ डिप्रेशन रहेगा। नाउ नेक्स्ट VSAQ नंबर क्वेश्चन नंबर 7 पेज 12.41, ठीक है, ये भी शॉर्ट में लिखा है। सो दो यहाँ पे टॉवर है जिसकी हाइट x और y है, दो टॉवर है या पोल है जिसकी हाइट xy है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना भी है उसका सेंटर लिया। सपोज दोनों के बीच का डिस्टेंस अज्यूम किया सपोज 20 सेंटीमीटर, 20, तो 20 में से ये भी 10 ये भी 10, ये देखिए डबल लाइन, इसका मतलब क्या होता है ये दोनों इक्वल है, इसलिए दोनों को तो z लिया, इसलिए सेम लिया दिस होती। सो बहुत इंपॉर्टेंट है VSAQ क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन में मेंशन्ड है क्या है, एक टावर, दो टावर जिसकी हाइट xy है, टावर बोल दिए, पोल बोल दिए जिसकी हाइट xy है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका सेंटर लिया है। उसका सेंटर मतलब ये जो लेंथ है BC और C दोनों इक्वल आएगा, ये दोनों इक्वल क्योंकि ये सेंटर है, और ये सेंटर है इसलिए इसको ऐसे डिनोट करेंगे, दोनों डबल लाइन मतलब दोनों इक्वल है। तो अगर ये BC और C इक्वल है इसीलिए तो हमने इसको Z अगर लिखा है, C को Z, ये C है C, तो ये BC भी हमको Z लेना पड़ेगा। ना ये टावर, इसका एंगल यहाँ पे जो बन रहा है एक्चुअली 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, सपोज यहाँ से नीचे से ऊपर देख रहे, और यहाँ से एंगल बन रहा है 60। नेचुरली अगर जितना ऊंचा रहेगा उतना एंगल ज्यादा रहेगा, सो जितना हाइट कम रहेगी एंगल कम रहेगा, जितना ये ऊंचा, अगर सपोज फॉर एग्जांपल ये पोल और ऊंचा आ गया तो 60 से भी ऊपर जाएगी, देखिए पता ऊपर आ गया तो ऐसी लाइन आएगी जैसा, और अगर ये सपोज छोटा हो गया तो देखिए एंगल और कम हो जाएगा जैसा, अगर ये पोल यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ तक आ गया तो कम। सो छोटे पोल का एंगल कम, बड़े पोल का एंगल ज्यादा, हालांकि ये डिस्टेंस सेम है, ये देखिए Z, ये Z। हमको क्या कैलकुलेट करना है, रेशो, किस चीज का रेशो, x:y, x:y, तो ये इस ट्रायंगल से tan 30 से x निकाल लेंगे, इस ट्रायंगल से tan 60 से y निकाल लेंगे, और x अपॉन, कभी भी याद रखें इस 2 के फॉर्म में दिया है, अगर x:y दिया इसका मतलब हमको कैलकुलेट क्या करना है, बेसिकली x अपॉन y ये कैलकुलेट करना। ये जो डबल डॉट है ना इसका मतलब इस 2 होता है, आप इस 2 बोलिए अपॉन बोलिए, वन सेम थिंग, सो ये कैलकुलेट करना है। सो क्या करेंगे यहां पे एसिड, पहले ट्रायंगल सपोज ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, कौन सा, DCE, ट्रायंगल DEC, डेक ट्रायंगल DEC, tan 60, 60 का अपोजिट ये है, 60 का एडजेसेंट ये है, tan 60, 60 का अपोजिट देखिए D से E, इट इज D, और एडजेसेंट C, सो tan 60, तो tan का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो स्टेडी का अपोजिट D से E जिसकी वैल्यू हम y ले लेंगे, और C से लेकर ये C है, C से E जिसकी वैल्यू Z ले लेंगे, दैट इज इक्वल टू y अपॉन Z। लेकिन tan 60 की तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, और tan 60 की वैल्यू होती है √3 y अपॉन Z। लेकिन हमको रेशो किसका निकालना है, x अपॉन y का, उसके लिए एक हमको y का आंसर चाहिए, एक x का आंसर चाहिए, दोनों का अपॉन कर देंगे, तो यहां से y का आंसर, सो y का आंसर क्या आएगा, z को यहां ट्रांसफर कर दिया, यानी √3 इंटू Z, सो y इज इक्वल टू Z इंटू √3। ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये y का आंसर आ गया Z इंटू √3। कौन से ट्रायंगल से, राइट वाला ट्रायंगल से। tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट y अपॉन Z, tan 60 की वैल्यू √3 है, मतलब √3 इज इक्वल टू y अपॉन Z, y का आंसर क्या आएगा, Z यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो Z इंटू √3 इज इक्वल टू y, Z इंटू √3, देखिए Z इंटू √3 इज इक्वल टू y। वैसे अब लेफ्ट वाला ट्रायंगल लेंगे ABC, और यहां tan 60 ले, यहां पे tan 30, इसका अपोजिट इसका एडजेसेंट, और क्योंकि ये दोनों ये सेंटर है तो ये अगर Z है Z तो ये भी Z है, इक्वल है, सो इसके बाद में tan 30 का अपोजिट AB, और AB की वैल्यू बाद में हम x लेंगे, और इसका एडजेसेंट BC जिसकी वैल्यू Z है, so that is equal to x upon Z। so 30 का अपोजिट AB जिसकी वैल्यू क्या है, x, AB जिसकी वैल्यू x, और इसका एडजेसेंट कौन सा, BC जिसकी वैल्यू Z। लेकिन tan 30 की स्टैंडर्ड वैल्यू है 1 अपॉन √3, याद रखिए tan 60 √3 है, tan 30 1 अपॉन √3 है, और tan 45 1 है, tan 60 √3 है, tan 30 1 अपॉन √3 है, tan 45 1 है, सो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू x अपॉन Z। हमको इक्वेशन अब
x अपॉन वाई निकालना, तो y के एक इक्वेशन आ गया देखिए y का। अब y का आ गया, हम वैसे किसका निकालेंगे अब x का। तो x का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, z को यहां शिफ्ट कर दिए ऊपर, ठीक है, यानी z अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू x, so you'll get x इज इक्वल टू z अपॉन रूट 3। आई एम असिंग समझ में आ रहा है, ये थोड़ा कैलकुलेशन शॉर्ट में किया हमने सेकंड इक्वेशन, ठीक है। कैसे, 1 और z को मल्टीप्लाई करेगा तो 1 इंटू जेड इज z, तो z अपॉन रूट 3 आ गया, यहाँ z अपॉन रूट 3 और यहाँ x आ गया, मतलब x की वैल्यू z अपॉन रूट 3, वही लिखा है x की वैल्यू z अपॉन रूट 3। अब हमको x अपॉन y करना है, इसके आगे यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। सो x अपॉन y इज इक्वल टू, हमको रेशियो निकालना है x इज टू y, x अपॉन y वन सेम थिंग, x अपॉन y, बट उसके लिए x के लिए x की वैल्यू z अपॉन रूट 3 है, x की वैल्यू है z अपॉन रूट 3 अपॉन, ये हमारी x की वैल्यू है z अपॉन रूट 3 और y की वैल्यू z रूट 3 है। कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमको रेशो किस चीज का निकालना है, x अपॉन y, ठीक है, x अपॉन y, पहले x लिखा इसलिए x ऊपर आएगा, इस टू की जगह अपॉन आ जाएगा, y बाद में लिखा y नीचे आएगा, x अपॉन y। तो x की वैल्यू है z अपॉन रूट 3, x की वैल्यू, तो x की जगह हमने z अपॉन रूट 3, y की वैल्यू है z इंटू रूट 3, तो y की जगह z इंटू रूट 3। अब इसी को देखिए और अच्छी तरीके से हम लिख रहे हैं, इज इक्वल टू आई एम रबिंग दिस, आई एम अज्यूमिंग आपको समझ में आ गया। इसके आगे कंटिन्यू करिए, कैलकुलेशन में आपको अच्छा लगेगा। सो z अपॉन रूट 3, अब कैलकुलेशन बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम जाती है, इसे ध्यान रखिए, हम बहुत सिस्टमैटिक सीक्वेंस में ले रहे हैं। z अपॉन रूट 3 को हमने वही इसी को z अपॉन रूट 3 को ऐसे लिख दिया, और नीचे है z रूट 3, सिर्फ एक ही टर्म है, यहां देखिए दो टर्म है, z ऊपर है रूट 3 नीचे, और यहां एक टर्म है। अगर जहां पे एक टर्म है वहां पे आप नीचे 1 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलकुलेशन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, याद रखिए, कैलकुलेशन में बिल्कुल कंफ्यूज, कैलकुलेशन जान है, मैथ्स की जान। अगर आपका कैलकुलेशन परफेक्ट है, यू आर बेस्ट इन मैथमेटिक्स, और कैलकुलेशन नहीं तो बहुत मुश्किल है। कैलकुलेशन परफेक्ट करने का तरीका बस एक है, फर्स्ट अटेम्प्ट करेक्ट आंसर, पहली बार में करेक्ट आंसर, दूसरी तीसरी बार नहीं, पहली बार में। सो z अपॉन रूट 3, तो थोड़ा स्लो करिए, स्लो बट स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे जाइए लेकिन एकदम सिस्टमैटिक, आप बिल्कुल कोई गलती नहीं होगी। तो यहाँ देखिए z अपॉन रूट 3 को हमने वैसे लिख दिया, ये z इंटू रूट 3 है वैसे लिखा, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं था, हमने 1 ले लिया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर को तो बिल्कुल चेंज नहीं करना है, ऊपर को बिल्कुल चेंज नहीं करना, ये वैसी की वैसी है। ये अपॉन की जगह, ये इसमें कंफ्यूजन था, इनटू कर दिए, अपॉन की जगह इनटू, ऊपर को तो बिल्कुल चेंज नहीं करना है। z अपॉन रूट 3, z अपॉन रूट 3, अपॉन की जगह इनटू, और नीचे वाला जब टर्म इनटू में जाएगा तो यूपी, नीचे वाला टर्म ऊपर जाएगा ना, यूपी, उल्टा पुल्टा। ये z रूट 3 ऊपर है, 1 नीचे है, तो यहां 1 ऊपर आ जाएगा, z रूट 3 नीचे आ जाएगा। दिस इज द थिंग, सो यू हैव टू बी केयरफुल। 10th स्टैंडर्ड आखिरी साल है जिसमें आप कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। 11th 12th में कैलकुलेशन प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है, सिर्फ यूज करना है। इसलिए यहां बहुत ध्यान दिए कैलकुलेशंस पे। बच्चों का जो मैथमेटिक्स, जिनका भी मैथ्स में डर लगता है, उसका रीजन बस एक है, कैलकुलेशंस, और स्लो करिए। तो पता है क्या किया हमने, न्यूमरेटर z अपॉन रूट 3 को बिल्कुल नहीं बदलना है, ये अपॉन की जगह इनटू, और नीचे वाला टर्म जब इनटू के साथ लिखेंगे तो उल्टा, z अपॉन रूट 3 ऊपर था ना, नीचे आ जाएगा, 1 नीचे था ऊपर, देखिए 1 नीचे है ऊपर आ गया, z अपॉन रूट 3 ऊपर था नीचे आ गया। अब देख लिया यहां से आराम से, ये z और z कैंसिल हो जा रहा है, देखिए एक z नीचे ऊपर, ये 1 बचेगा, रूट 3 आ जाएगा। जब यही कैलकुलेशन देखिए हम, उसके आगे कंटिन्यू करके कंप्लीट कर दे रहे हैं। इज इक्वल टू, तो क्या हो गया, नीचे का z ऊपर का z कैंसिल, और यहां वरना समझ में नहीं आ रहा किसको कैंसिल करना है किसको मल्टीप्लाई करना, ध्यान रखें। तो इससे सिस्टमैटिक वे में, तो z अपॉन रूट 3 ऊपर का टर्म जैसा था z अपॉन रूट 3 वैसे लिखा, अपॉन की जगह इनटू, और नीचे का टर्म उल्टा, ऊपर जब आएगा उल्टा हो जाएगा। अब क्या क्या कैंसिल हो गया, देखिए z और z कैंसिल, ऊपर क्या बचा हुआ है, 1, देखिए 1, z तो कैंसिल हो गया यहां पे, तो 1 बचा, नीचे रूट 3 इंटू रूट 3, और रूट 3 इंटू रूट 3 मतलब रूट 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू। सो कैलकुलेशन हम स्लो कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन में आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो।
इज इक्वल टू 1/√3 इंटू √3 मतलब √3 स्क्वायर, जिसमें स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 1/3, और इसी को 1/3 लिख सकते हैं, लेकिन देखिए हमको डॉट के फॉर्म में दिया है, इसी को 1/3 लिख सकते हैं, और 1:3 सो अगर डॉट के फॉर्म में दिया तो आप अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये अपॉन के फॉर्म में है तो न्यूमरेटर को पहले लिखेंगे, फिर अपॉन किया डॉट और डिनोमिनेटर 1:3, सो x इंटू वाई का आंसर 1:3 आ गया, दिस इज आंसर। ओके, तो कैलकुलेशन देखिए बहुत स्लो की हमने कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन मेन पार्ट है। तो एक तो सिंपल tan 60 y/z, वहां से y का आंसर आ गया z इंटू √3, tan 30 x/z, और वहां से x का आंसर आ गया z/√3। एक बार x और y का आंसर आ गया, फिर x/y करना है, x/y, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, न्यूमरेटर z/√3 है, वैसे लिख दिया z/√3, अपॉन डिनोमिनेटर में z√3 है, इसके नीचे यहां देखिए 2 टर्म, यहां 2 टर्म है और यहां एक ही टर्म है, तो 2 टर्म में तो प्रॉब्लम, यहां पे एक टर्म है ना, वहां नीचे अपॉन 1 कर दिए। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने से फर्क नहीं पड़ता, आपको कैलकुलेशन में कंफ्यूजन नहीं होगा। अब क्या करिए, न्यूमरेटर z/√3 वैसे लिखना है, ये जो अपॉन है ना, अपॉन, ये देखिए अपॉन किया गया, इंटू लिख दिया है, और फिर नीचे वाला टर्म जब ऊपर जाएगा तो 1 जो नीचे था वो ऊपर आएगा, z√3 जो ऊपर था वो नीचे, तो 1 ऊपर आ जाएगा, 1 ऊपर, और z√3 जो ऊपर था नीचे रहेगा। उसके बाद ये z/√3 का ये z कैंसल, यहां ऊपर सिर्फ 1 बचा हुआ है, और नीचे √3 इंटू √3, सो 1/√3 इंटू √3, और √3 इंटू √3 इज √3 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, यहां 3 आ जाएगा, 1/3 ना, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में इस 2 के फॉर्म में दिया फाइंड x to y, इसलिए हम आंसर 1/3 भी लिखेंगे, करेक्ट है, या 1:3 लिखेंगे। इज इट क्लियर? थैंक यू।